Hello students, we are going to start our next unit, that is unit number 8. इस यूनिट में हम बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर के बारे में डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं वो कवर करने वाले हैं। तो हमारा इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इसमें हम ह्यूमन हेल्थ मतलब कि हमारी ह्यूमन बींग्स की हेल्थ और वेरियस डिसीज़ इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं कि डिसीज़ क्या होता है। देखो, जो भी डिसऑर्डर है या फिर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है किसी भी बॉडी ऑर्गन्स की किसी भी रीज़न से, वो बॉडी के लिए एक तरीके का डिसीज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है तो क्या होगा कि हेल्दी बॉडी होगी। लेकिन अगर कोई भी किसी भी तरीके की छोटी सी भी उसमें कुछ भी डिसफंक्शनिंग हो गई, किसी भी तरीके का कोई इशू हो गया, तो उसको हम बोलते हैं डिसीज। उसको टर्म दी गई है डिसीज। ठीक है, अ पर्सन फ्री ऑफ डिसीज इज ऑफन सेड टू बी हेल्दी। हेल्थ इज अ स्टेट। देखो, जो पर्सन डिसीज फ्री होता है उसको क्या बोलते हैं हम? हेल्दी पर्सन बोलते हैं ना। हेल्थ क्या है? एक स्टेट है जिसमें कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग रहती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी पर्सन की। ठीक है ना, मतलब कि वो किसी भी डिसीज से जो है इन्फेक्टेड नहीं है, पूरी तरीके से मेंटली, फिजिकली और सोशली पूरी तरीके से डिसीज फ्री है। फिजिकल हेल्थ जो होती है उसको हम बोलते हैं कि एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, या फिर जो बॉडी की नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है, उसको हम काउंट करते हैं फिजिकल हेल्थ में। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ डिसीज। डिसीज के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे वजह हो सकती हैं डिसीज़ होने की, जैसे कि बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, है ना। मतलब कि किसी भी चीज़ का डिसबैलेंस हो जाना बॉडी के अंदर, मतलब कि या तो ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाना, ठीक है, या फिर ज़रूरत से कम होना। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन होती है तो हमारी जो बॉडी है वो डिसीज़ डिसीज़ कंटेनिंग बॉडी हो जाती है। ठीक है ना, मतलब कि अनहेल्दी पर्सन कहलाता है वो। जैसे कि बायोलॉजिकल एजेंट्स और पैथोजेंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, ये सब क्या है? डिसीज़ कॉज करने के लिए मतलब कि इनकी वजह से डिसीज़ हो सकता है। दूसरा होता है केमिकल एजेंट्स। उसमें होते हैं दो टाइप के। एक होता है एंडोजीनस, जैसे कि हम किसी चीज़ को ले रहे हैं, खा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो है कुछ हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स जा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी में डिसीज़ होने के चांसेस हैं। जैसे कि यूरिया की बात करें, यूरिक एसिड की, या फिर टोबैको की। ठीक है, एक्सोजीनस की बात करें तो जो पॉल्यूटेंट्स होता है, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, या फिर जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, या फिर पॉलन, है ना, तो ये क्या है? इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, वो होते हैं एक्सोजीनस। ठीक है, इसके बाद बात करें फिजिकल एजेंट्स की, तो फिजिकल एजेंट का मतलब होता है कि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से कुछ हो रहा है, तो वो होते हैं फिजिकल एजेंट्स। ठीक है, इसके बाद हो गया मैकेनिकल एजेंट्स। मैकेनिकल एजेंट्स में जैसे कि क्रोनिक फ्रिक्शन है, या फिर किसी इंजरीज की वजह से कुछ हो रहा है, एक्सीडेंटल केस में कुछ हो रहा है, ठीक है, या फिर फ्रैक्चर्स हो गए, तो ये होते हैं मैकेनिकल एजेंट्स। फिर होते हैं न्यूट्रिएंट एजेंट्स, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाना। जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, फैट, इनकी डेफिशिएंसी, मतलब कि अगर इनकी कमी हो जाती है तो जो डिसीज़ होते हैं वो होते हैं न्यूट्रिएंट एजेंट्स की वजह से। फिर कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना, हार्मोन्स कम हो जाना, या फिर बॉडी में हार्मोन्स, एक्सेस ऑफ हार्मोन्स जो है प्रेजेंट हो जाना। ठीक है ना, कुछ एंजाइम्स कम ज़्यादा हो जाना, उसकी वजह से जो डिसीज होते हैं वो अदर फैक्टर्स में काउंट होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पैथोजेंस की। पैथोजेंस क्या है? जनरली अगर हम बात करें कि पैथोजेंस क्या है, तो जो डिसीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक अनहेल्दी पर्सन की बॉडी से किसी भी हेल्दी पर्सन में एंटर कर रहे होते हैं, डेट आर टर्म्ड एज द पैथोजेंस। ठीक है ना, देयर आर द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर पैथोजेंस एंड कॉज डिसीज टू ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पैथोजेंस हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में, देन इसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले ये जो पैथोजेंस की बात है, ये जो शीप थी, शीप में
बैक्टीरियल कल्चर जो था उसकी वजह से कुछ डिसीज़ हो गया था, जिसकी वजह से जो शीप है वो उसमें डिसीज़ होने की वजह से वो डेड हो गई थी उसकी, ठीक है ना। तो मतलब कि वेरियस स्टडीज़ करने के बाद पता चला था कि कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से डिसीज़ होते हैं, ठीक है ना। उनको हम बोलते हैं एक्चुअली पैथोजेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रेगुलरली फाउंड इन एनिमल्स दैट हैव द डिसीज़, ठीक है। ऑर्गेनिज्म बहुत सारी स्टडीज़ की गई थी, अलग अलग एट्रीब्यूट्स लगाए गए थे, लास्ट पेज में दिया हुआ है। फ्रॉम इस स्टडी उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि 4 सेट्स ऑफ कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पैथोजन जो है डिसीज़ कॉज कर सकता है। तो उसी का ये फर्स्ट पॉइंट है कि जो ऑर्गेनिज्म है रेगुलरली जो है एनिमल्स में पाए जाते हैं अगर, तो वो डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, या फिर उन्हें आइसोलेट किया जाता है, या फिर प्योर कल्चर मीडियम में उनको आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है, ठीक है ना। वो टेक्निकली जो मतलब कि आर्टिफिशियल जो मेथड होती है जो लैब्स में होती है, वो उस केस की बात हो रही है। फिर कोई हेल्दी एनिमल्स जो है वो इस कल्चर के साथ इनोक्यूलेट किया जाता है, ठीक है ना, जिसको डिसीज़ है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो है वो शो कर सकता है। फिर सेम ऑर्गेनिज्म को रिकवर करा जाता है इनोक्यूलेट करके, ठीक है ना। अब रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वेयर डू पैथोजेंस लिव व्हेन दे आर नॉट इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कॉजिंग डिसीज मतलब कि पैथोजेंस कहाँ रहते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स में नहीं है तो पैथोजेंस कहाँ रहते हैं। अब पैथोजेंस जो है नॉर्मली रिसाइड्स एंड डज नॉट कॉज डिसीज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैथोजेंस डिसीज कॉज करते हैं ना, लेकिन कुछ पैथोजेंस जो है वो डिसीज कॉज करते हैं। सबसे पहले दिया वो वेक्टर और करियर, ठीक है। vectors of these vectors are these living organisms which spread pathogens from a healthy person to the infected person, sorry from a infected person to the हेल्दी पर्सन। मतलब कि वेक्टर्स का मतलब ये है कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कोई डिसीज़ है, ठीक है, जैसे कि वायरल डिसीज़, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है कोविड-19। तो अगर किसी को कोविड-19 है, कोविड है, ठीक है ना, तो वायरल है वो, है ना। वायरसेस के थ्रू एक कोविड पेशेंट से वो एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है ना, किसी भी तरीके से, किसी भी मीडियम से, जैसे कि नॉर्मली कांटेक्ट करने से, स्नीजिंग करने से, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो एक वेक्टर है ना। तो रिजर्वियर ऑफ होस्ट का मतलब क्या है कि जो पर्सन जिसको कोई भी डिसीज़ नहीं है, अगर उसमें किसी भी तरीके से जैसे वायरल डिसीज़ उसमें ट्रांसफ़र हुआ, अगर हम कोविड की ही बात करें, तो एक बिल्कुल नेगेटिव पेशेंट है कोई, उस वो है रिजर्वियर ऑफ होस्ट। लेकिन अगर वो किसी कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया और फिर उसको कोविड हो गया, तो वो रिजर्वियर ऑफ होस्ट उसको कहते हैं जिसको कोई भी जो है डिसीज़ नहीं था, फिर अचानक से किसी कांटेक्ट में आने से उसको डिसीज़ हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एयर। एयर में बहुत सारे वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, है ना, जो डिसीज़ को कॉज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम टीबी की भी बात करें तो वो भी इसी तरीके से कॉज होता है, ठीक है। सॉइल में भी इसी तरीके से है कि अलग अलग जो है बैक्टीरिया जो है वो डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। फूड और वाटर की बात करें तो वायरसेस ऑफ पोलियो के कुछ वायरसेस होते हैं, वो वाटर में वाटर और फूड में मोस्ट प्रोबेबली दे आर फाउंड, ठीक है। प्रोटोजोन्स की बात करें, हेलमेंथिसिस की बात करें, या फिर बैक्टीरियल सिस्ट की बात करें, तो ये सब जो है फूड और वाटर से जो है एक ये इनका क्या है, मीडियम है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होने का, ठीक है ना। ये इनके मीडियम्स की बात कर रहे हैं हम। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन, नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन। मतलब कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन जो है इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कि बढ़ सकता है। जैसे कि सबसे नॉर्मल अगर हम बात करें, लास्ट में दिया हुआ है इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो क्या होता है कि डिसीज़ जो है बहुत जल्दी बॉडी जो है डिसीज़ से पूरी तरीके से क्या है डिसीज़ कॉज करने लगती है, बॉडी में डिसीज़ होने लगते हैं ना। लेकिन अगर वही हमारी बॉडी अच्छी है तो क्या होता है कि डिसीज़ फ्री रहती है। मतलब कि अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो हो सकता है कि जल्दी से जल्दी हमको कोई वायरल फीवर नहीं होगा,
है ना, या फिर कोल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, द वायरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वायरुलेंस किस पर डिपेंड करता है, और एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू इन्वेड द होस्ट एंड ग्रोथ इन इट्स टिश्यू, मतलब कि कोई भी अगर होस्ट मतलब कि कोई भी इन्फेक्टेड पैथोजन बॉडी में एंटर हुआ, तो वायरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ये इस पर डिपेंड, मतलब कि इस पर ये डिपेंड होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई डिसीज कॉजिंग पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो वो किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं उसके साथ वो किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये इस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या एबिलिटी है, किस तरीके से वो धीरे धीरे टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर एकदम से अफेक्ट कर रहा है बॉडी को, ठीक है ना, एकदम से हमारे बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि a person whose body is invaded by a large number of organisms naturally more likely to be infected than one who is invaded by a few organisms. अगर हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंटर्ड हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा हैं कि डिसीज़ हो, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू अगर हमारी बॉडी में few extra organism entered हैं. The resistance of the body to the disease. If the resistance of the body is lower, then the microorganism can easily multiply and cause disease. अगर हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर, मतलब कि डिसीज को हैंडल करने का जो पावर है, मतलब कि इम्यूनिटी पावर जो है वो अगर अच्छा नहीं है, तो हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस हैं, वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी से हमारी बॉडी में क्या है, पूरी तरीके से डिसीज कंटेनिंग बॉडी हो जाएगी, है ना। इसलिए हमारी बॉडी हमेशा कैसी होनी चाहिए, शुड बी प्रॉपरली नरिश्ड, शुड हैव अ सफिशिएंट स्लीप एंड एक्सरसाइज, मतलब कि अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली नरिश्ड रहेगी, मतलब कि अगर हम प्रॉपर हेल्दी डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर टाइम पर स्लीप वी आर स्लीपिंग और प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली बेसिस पर, तो हमारा इम्यूनिटी पावर जो है कैसा होगा, इंक्रीज होगा। अगर इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी डिसीज को रेसिस्ट करने की कैपेसिटी रख सकती है, मतलब कि डिसीज को रोकने की कैपेसिटी रख सकती है। लास्ट दिया हुआ है इम्यूनिटी, ठीक है ना। जब भी कोई पर्सन, देखो बचपन से बहुत सारी वैक्सीन दी जाती है ना, बच्चों को अलग अलग एज में जो है कुछ वैक्सीनेशंस होते हैं, वो वैक्सीनेशन सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि फिर उनकी बॉडी उस डिसीज़ से कभी भी जो है कॉज ना हो, उनकी बॉडी में वो डिसीज़ कभी ना हो, है ना। वैक्सीनेशन इसलिए ही दिया जाता है, तो वो हमारी इम्यूनिटी को क्या कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। हेरिडिटी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, हेरिडिटी भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका जो हेरिडिटी है, मतलब कि जो डीएनए है, हेरिडिटी मटेरियल है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे डिसीज़ ऐसे ही होते हैं ना, हेरिडिटरी डिसीज़ होते हैं, मतलब कि जनरेशन बाई जनरेशन चले आ रहे होते हैं, तो वो हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी पावर आपका कैसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, ठीक है। जितने भी ह्यूमन डिसीज़ हैं उनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, एक है कॉन्जिनेंटल डिसीज़ और सेकेंड है एक्वायर्ड डिसीज़, ठीक है। अगर हम कॉन्जिनेंटल की बात करें तो जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, या फिर हीमोफीलिया हो गया, या फिर डायबिटीज़ हो गया, ठीक है ना, ये जो होते हैं कॉन्जिनेंटल डिसीज़ होते हैं। कॉन्जिनेंटल डिसीज़ का मतलब होता है कि जो डिसीज़ या तो बर्थ से होते हैं या फिर किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से बॉडी में हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्वायर्ड डिसीज़। एक्वायर्ड डिसीज़ दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब एक्वायर्ड, देखो कॉन्जिनेंटल का मतलब है या तो आपको बाय बर्थ है या हेरिडिटी की वजह से है, ठीक है ना, मतलब कि आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसकी वजह से है, या फिर आपको क्या कह सकते हैं कि कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, जैसे कि बहुत बड़ा मेजर कोई एक्सीडेंट हो गया, मेजर इंजरी हो गई जिसकी वजह से ये डिसीज़ होगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्जिनेंटल डिसीज़। एक्वायर्ड डिसीज़ की अगर हम बात करें तो वो हमें बाय बर्थ से नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ किसी वजह से होती हैं, तो वो होते हैं हमारे एक्वायर्ड डिसीज़। उसमें भी दो तरीके के डिसीज़ होते हैं, वो भी दो फर्दर क्लासिफाइड है ना। एक है हमारा कम्युनिकेबल और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। अगर हम कम्युनिकेबल की बात करें तो जैसे वायरल डिसीज़ होते हैं, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, है ना, इस तरीके के फंगल डिसीज़ होते हैं, ये कैसे होते हैं, कम्युनिकेबल हो जाते हैं, मतलब कि वन इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे मतलब कि दूसरा जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें इजीली कम्युनिकेट हो सकते हैं, है ना। और नॉन कम्युनिकेबल कैसे होते हैं कि अगर किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन को या फिर किसी पर्सन को कोई डिसीज़ है, तो किसी भी
वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन्स, इस तरीके की किसी भी कंडीशन से वो ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला है डिजेनरेटिव डिसीज, इसके बाद डेफिशिएंसी हो जाना किसी की वजह से, किसी चीज़ की कमी की वजह से, या कोई एलर्जी है, ठीक है, या कैंसर जैसा कोई डिसीज़ है, जेनेटिक डिसीज़ है, ठीक है, मैकेनिकल डिसीज़ है। तो ये जो है नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले दिया हुआ है कॉन्जिनेंटल डिसीज़। कॉन्जिनेंटल डिसीज़ क्या है देख लीजिए, डेफिनेशन दी हुई है। These are the diseases which are present since birth and caused due to the metabolic disorder by the defective development or by the genetic disorder which may be present by the abnormal gene or the abnormal number of structure of the chromosomes and the heritable, ठीक है। मतलब कि कॉन्जिनेंटल डिसीज क्या है, हमारी बॉडी में बर्थ से ही रहते हैं, है ना। उसकी रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, या तो कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम डायबिटीज़ की अगर बात करें तो वो क्या है, एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है कि अगर आपकी फैमिली में पहले भी कभी किसी को डायबिटीज़ रहा है तो फिर हर जनरेशन में किसी एक को तो डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते ही हैं, है ना। अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने जो लास्ट यूनिट जो हमने अभी पढ़ी थी, लास्ट चैप्टर, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। सिकल सेल एनीमिया क्या है, कि जो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, है ना, उनके कुछ रीअरेंजमेंट, मतलब कि उनका कुछ किसी तरीके से प्रॉपरली जो है फंक्शनिंग नहीं हो रही है, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल एक्वायर्ड डिसीज। देखो एक्वायर्ड डिसीज किस टाइप के डिसीज हैं कि किसी भी टाइम हो सकते हैं, बर्थ के बाद किसी भी टाइम हो सकते हैं, किसी भी एज में हो सकते हैं, किसी भी रीजन से हो सकते हैं, है ना। उसमें कम्युनिकेबल कैसे हैं, जो कि किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट हो सकते हैं, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल कैसे होते हैं कि वो जिस पर्सन को है उसी पर्सन में है, किसी और रीजन से उस पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब डिजेनरेटिव डिसीज क्या है, देखो, these are the disease caused by the malfunctioning of the vital organs like heart, kidney, ठीक है ना। मतलब कि ये जो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है या फिर किडनीज में हो रही है, लंग्स में हो रही है, तो ये जो है डिजेनरेटिव डिसीज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फिर अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो किसी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की डेफिशिएंसी अगर हो गई है तो वो है डेफिशिएंसी डिसीज। एलर्जी की अगर हम बात करें तो क्यों होता है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंसेस, मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस अगर एंटर हो रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको प्रॉपरली जो है हैंडल नहीं कर पा रही है। लाइक किसी किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, राइट, है ना। या फिर किसी को जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म हो जाए, वेदर जो चेंज होता है उससे भी किसी को एलर्जी हो सकती है ना। तो इस तरीके की जो है एलर्जीज होती हैं। फिर है कैंसर। कैंसर जो है क्यों होता है हमारी बॉडी में, जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है ना, कुछ बॉडी टिश्यूज़ की, और फिर कंटिन्यूसली सेल जो है डिवाइड होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से सेल डिवीजन जो है कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, और एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है टिश्यूज़ की, मतलब कि जो टिश्यूज़ रिक्वायर्ड नहीं होते वो भी बॉडी में ग्रो हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस है। जेनेटिक डिसीज़ की अगर बात करें तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंटिन्यू वो पास हो रहे होते हैं, है ना, हेरिडिटरी डिसीज़ होते हैं वो। सोशल डिसीज़ की बात करें तो जैसे कि सोशल एबल्स लाइक एल्कोहलिज्म, है ना, या फिर स्मोकिंग की वजह से जो डिसीज़ हो रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं अल्कोहल टाइप की, उनसे जो डिसीज़ हो रहे हैं होते हैं सोशल डिसीज़। फिर मैकेनिकल डिसीज़ की अगर हम बात करें तो किसी भी मैकेनिकल एजेंट्स की वजह से हो रहे हैं, जैसे कि डिसलोकेशन, फ्रैक्चर्स, है ना, क्रोनिक फ्रिक्शन, मतलब कि स्लिप डिस्क हो जाना, है ना, जैसे कि इस तरीके की जो डिसीज़ है वो क्या है, मैकेनिकल डिसीज़ है, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज़। ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।